सबसे पहले बात करेंगे बहराइच की, जहां पर थाना जरवल रोड पर देर रात लखनऊ बहराइच हाईवे पर दो बसों की आमने सामने की टक्कर हो गई। 3 लोगों की मौत हो गई जबकि करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। इनमें से एक प्राइवेट एसी बस गोंडा से आ रही थी जबकि दूसरी रोडवेज बस लखनऊ से आ रही थी। अचानक शुक्ला ढाबा के पास दोनों बसें आमने सामने टकरा गईं। पुलिस ने बुरी तरह से फंसे ड्राइवरों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और घायलों को तत्काल अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां पर 3 लोगों की मौत हो गई। थाना क्षेत्र में शुक्ला ढाबे के पास आज 2 बसों में आमने सामने टक्कर हुई है। एक बस प्राइवेट बस थी जो कि गोंडा से आ रही थी और दूसरी बस रोडवेज की थी जो लखनऊ से आ रही थी। दोनों बसों की टक्कर में कुल 8 लोग घायल हुए हैं जिनको हॉस्पिटल भेजा गया था, जिनमें 2 व्यक्तियों की डेथ हुई है और 6 लोगों का इलाज जारी है। मौके से बसों को सड़क से हटाया जा रहा है और यातायात को सामान्य किया जा रहा है। और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, इसी घटना से जुड़ी हुई बहराइच हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान ले लिया है और मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। अधिकारियों को तत्काल आदेश दिया गया है कि वो मौके पर जाएं और तेजी से कार्य करें, सभी घायलों को उचित इलाज मिले, इसके दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। बहराइच में जो हादसा हुआ है इसमें कई लोग जख्मी हुए हैं, उसी हादसे का संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है और उन्होंने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत काम तेज करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच लगातार दूसरे दिन थोड़ी राहत की खबर आई। रविवार के मुकाबले सोमवार को तकरीबन 2000 मामले कम आए हैं। आज 33,574 मामले सामने आए जबकि रविवार को 35,000 से ज्यादा मामले थे। वहीं प्रदेश में पहली बार एक दिन में 26,719 मरीज कोरोना को मात देकर ठीक हुए। वहीं राजधानी लखनऊ में लगभग 2 हफ्ते बाद मामले 5,000 से कम सामने आए हैं। वहीं लखनऊ में सोमवार को 4566 नए मामले सामने आए जबकि 6,037 लोग लखनऊ में कोरोना से रिकवर हुए। संक्रमित लोगों में से 11,414 लोगों की आज तक मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,86,346 सैंपल्स की जांच की गई। वैक्सीनेशन का कार्य भी निरंतर चल रहा है और अब तक 97,83,416 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई है और 20,04,64 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगी है। अब तक कुल मिलाकर 1,83,83,880 डोजेस लगाए जा चुके हैं। कोरोना संक्रमण, ऑक्सीजन की किल्लत और रेमडेसिविर को लेकर यूपी में जो स्थिति बन रही है उस पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कुछ लोग भ्रम की स्थिति बना रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यूपी में हालात से निपटने की पूरी तैयारी है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। रेमडेसिविर की कालाबाजारी को मुख्यमंत्री योगी ने नकार दिया। उन्होंने कहा कि मांग बढ़ने से रेमडेसिविर की कमी हुई है। उन्होंने कहा कि जो लोग जमीनी हालत से वाकिफ नहीं है वही यूपी को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि अगर यूपी में कोई ऑक्सीजन या दवाइयों की जमाखोरी या कालाबाजारी की कोशिश करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सीएम योगी ने संक्रमण से बचने के लिए सभी लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की। साथ ही सीएम ने कहा कि एक तरफ मामले बढ़ रहे हैं लेकिन रिकवरी रेट भी यूपी में तेजी से बढ़ रहा है। जो ये कृत्रिम अभाव पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, ना बेड्स की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना रेमडेसिविर की कमी या किसी अन्य जीवन रक्षक दवा की भी कमी नहीं है। ये कृत्रिम अभाव दिखाने का कुछ लोगों के द्वारा प्रयास और उसके माध्यम से अफवाह पैदा करके भगदड़ की स्थिति, क्योंकि जिन लोगों को प्रदेश में अव्यवस्था अराजकता पैदा करने का अवसर नहीं मिला, ये आपदा का काल है। हमने सर्वदलीय बैठक भी करके सब लोगों से इस बारे में अपील की थी वे सभी लोग मिल करके इसमें एक एक व्यक्ति का जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। राजनीति का समय नहीं। ये कहना कि रेमडेसिविर को कालाबाजारी की जा रही है, मुझे लगता है सरासर झूठ है, क्योंकि इसका तो कोटा भारत सरकार ने तय कर दिया है हर राज्यों का। एक दूसरा,
उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी आवश्यकता है उतनी रेमडेसिविर हर एक जनपद को और हर सरकारी हॉस्पिटल को उपलब्ध कराया जा रहा है, और हर प्राइवेट हॉस्पिटल को भी जिलाधिकारियों के उसमें जिलाधिकारी और सीएमओ की टीम के साथ इस बात के लिए आश्वस्त कर दिया, इस बात के लिए उन्हें दे दिया गया कि भाई हम रेमडेसिविर आपको कंपनियों के माध्यम से बांध रहे हैं, आप इसकी आपूर्ति करें। और सीएम योगी आज टीम 11 की बैठक करेंगे। सुबह 10:30 बजे टीम 11 की बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होनी है। आला अधिकारियों को नए दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं और पुराने निर्देशों की समीक्षा भी होगी कि जो निर्देश दिए गए थे उनका कितना पालन जमीन पर हुआ। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे और बढ़ते कोरोना संक्रमण की रणनीतियों को बनाया जाएगा कि कैसे इसे रोका जाए और जो दिक्कतें आ रही हैं वो जल्द से जल्द कैसे दूर हो सके। खबर आगरा से और कोरोना संकट के बीच में एक राहत भरी खबर है। ऑक्सीजन किल्लत के बीच में मथुरा रिफाइनरी से ये ऑक्सीजन टैंकर आया है। एक बड़ी खबर, राहत देने वाली खबर। 7 अस्पतालों में लिक्विड ऑक्सीजन भरी गई है। उपाध्याय, सिनर्जी, रवि, पुष्पांजलि, राम रघु, जीआर, रश्मि हॉस्पिटल में ये लिक्विड ऑक्सीजन भरी गई है। ये बड़ी खबर, सांसों का संकट दूर करने की ये कोशिश, लेकिन फिर भी शहर में ऑक्सीजन की अभी भी बड़ी किल्लत है। एक राहत भरी खबर ये है कि लिक्विड ऑक्सीजन भरी गई है कुछ अस्पतालों में, उनके नाम भी हम आपको बता रहे हैं। तो इसके साथ साथ जो अन्य अस्पताल हैं उन अस्पतालों तक भी ऑक्सीजन पहुंचे, इसके लिए प्रयास दिख रहे हैं। लेकिन इस बीच में ये बड़ी खबर आगरा से है, रात भरी खबर है कि ऑक्सीजन किल्लत के बीच में ये मथुरा रिफाइनरी से ऑक्सीजन के टैंकर आए, जिसमें 7 अस्पतालों तक ये ऑक्सीजन पहुंचाए गए हैं, जिसमें उपाध्याय हॉस्पिटल है, सिनर्जी हॉस्पिटल है, रवि हॉस्पिटल है, पुष्पांजलि है, राम रघु है, जीआर हॉस्पिटल है, रश्मि हॉस्पिटल भी शामिल है। और हमारे सहयोगी भी अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं और क्या मौजूदा इस वक्त की स्थितियां हैं वो ये बताने वाले हैं। नितिन उपाध्याय आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, विवेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से, तो वाराणसी से हमारे साथ नीतीश पांडे जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं नितिन, आगरा में कुछ अस्पतालों में ये ऑक्सीजन पहुंचाई गई है, अभी मौजूदा स्थिति क्या है? क्या सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन मौजूद है जैसा कि अधिकारी और जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं, या अभी भी कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहां पर ऑक्सीजन की कमी है? देखिए, भले ही बीती रात मथुरा रिफाइनरी से 3KL का एक ऑक्सीजन कैप्सूल आगरा पहुंच गया है, लेकिन इसे ऊंट के मुंह में जीरा ही कहा जाएगा। ज़बरदस्त किल्लत है। और बड़ी खबर मैं आपको दे दूं कि इस समय मुझे सूचना मिली है कि करीब 1 दर्जन से ज़्यादा मरीज आगरा के कई सारे अस्पतालों में उन्होंने बीती रात दम तोड़ा है। एपेक्स में मौत हुई है, पारस हॉस्पिटल में मौत हुई है, आपका उपाध्याय हॉस्पिटल में मौत हुई है, आपका गोयल सिटी हॉस्पिटल में मौत हुई है, इसके साथ ही कई सारे अस्पतालों में मौत हुई है ऑक्सीजन की कमी से। तो आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ें कुल मिला के बोकारो से 20 मीट्रिक टन का एक बड़ा वो कैप्सूल आ रहा है। जब आ जाए, हॉस्पिटल पहुंच जाए, लोगों को राहत मिलने लगे, तब इसको हम ज़्यादा तरजीह देना चाहेंगे। कुल मिला के कहा जाए, इस समय तमाम हॉस्पिटल संचालकों ने जिलाधिकारी पर दबी जुबान में ये आरोप लगाया है कि कुछ चुनिंदा हॉस्पिटल जो पावरफुल हैं, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ उन लोगों को तरजीह दी जा रही है, वहाँ ऑक्सीजन स्मूथली मतलब सप्लाई की जा रही है। लेकिन नितिन, ये भी स्थिति है कि जो अस्पताल रसूखदार होगा उसको तो ऑक्सीजन मिल जाएगा, पर जो छोटा होगा उसे ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, मरीज भी मर जाएंगे और कागजों पर रामराज भी बना रहेगा। बिल्कुल, देखिए कई सारे ऐसे अस्पताल हैं जिनके अधिकारियों से सेटिंग है, सीधे उनके डायरेक्ट रिलेशन है या किसी पॉलिटिकल बैकअप है, तो वो लोग तो ऑक्सीजन ईजिली ले पा रहे हैं तमाम, चाहे वो लिक्विड ऑक्सीजन हो, चाहे वो जो ऑक्सीजन प्लांट से जो सप्लाई हो रही है। लेकिन कई सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं, देखिए इतनी भयावह तस्वीर है कि कल आगरा के एक हॉस्पिटल में 55 मरीज एडमिट थे, ऑक्सीजन पूरी खत्म हो गई और मुझे फ़ोन करके बताया गया कि मैं सड़कों पर हूँ, पूरा हॉस्पिटल स्टाफ सड़कों पर है, तीमारदारों से कोई पिटना नहीं चाहता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये
आक्रोश है तीमारदारों का, मजबूरी है तीमारदारों की, और कहीं न कहीं डर है उन जरा राजधानी का हाल भी जान लेते हैं कि राजधानी में व्यवस्थाएं कितनी हैं। और राजधानी से चूंकि सारे बयान आ रहे हैं, मीडिया को सारे बयान राजधानी से दिए जा रहे हैं, तो राजधानी के अस्पतालों की स्थिति क्या है? विवेक, आप बताइए, ऑक्सीजन है, नहीं है, बेड्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, सब बताएं दर्शकों को। जी राजीव, यहाँ स्थिति बहुत ख़राब है। देखिए, ऑक्सीजन की सप्लाई हुई है, लेकिन जो बलरामपुर अस्पताल है, लोक बंधु अस्पताल है और इंटीग्रल अस्पताल है, यहाँ पर 500 से ज़्यादा कोविड पेशेंट भर्ती हैं, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का बैकअप लगभग 10 घंटे का था और अब संकट में है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि अस्पतालों में कम से कम 36 घंटे का ऑक्सीजन बैकअप होना चाहिए, लेकिन यहाँ 10 घंटे से ज़्यादा का बैकअप जो था वो ख़त्म हो चुका है और अब हाहाकार मचने की स्थिति है। ये स्थिति सरकारी अस्पतालों की है। प्राइवेट 55 अस्पताल जो शासन ने, यहाँ सरकार ने अधिग्रहित करके यहाँ पर दिए हैं स्थानीय प्रशासन को, उनमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं। वहाँ पर मरीज तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपने इंतज़ाम कर रहे हैं, अपने जुगाड़ से सिलेंडर का इंतज़ाम कर रहे हैं। जो अस्पताल के संचालक हैं उनका कहना ये है कि अस्पताल में ऑक्सीजन संकट है, ख़त्म हो चुकी है, बैकअप भी नहीं है। अब या तो मरीज किसी दूसरी जगह शिफ्ट किए जाएं या फिर अपने इंतजाम किए जाएं। तो बिल्कुल, और ऐसे में सवाल ये है कि जब सारा इंतजाम मरीज को ही करना है, सारा इंतजाम मरीज के परिजनों को ही करना है, तो फिर टीम 11 क्या करती है? मुख्य सचिव क्या करते हैं? अपर मुख्य सचिव गृह क्या करते हैं? अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य क्या करते हैं? केवल आंकड़े दिखाते हैं और आंकड़े सुनाते हैं। फिरोजाबाद से भी एक बड़ी खबर है, यहां पर एक बार फिर से सरकारी ट्रॉमा सेंटर में बड़ी लापरवाही सामने आई। एक बुजुर्ग पिता अपनी बेटी के शव को बाइक पर ले जाता नजर आया। पिता का आरोप है कि उसकी बेटी की ऑक्सीजन सिलेंडर न मिलने के कारण मौत हो गई। वहीं दूसरी बात, बेटी के मृत होने के बाद एम्बुलेंस भी नहीं मिली और इसकी वजह से बेटी के शव को देखिए किस तरीके से बाइक में ले जाना पड़ा। यह है व्यवस्था। शर्म से डूब मरना चाहिए अधिकारियों को, लेकिन उन्हें थोड़ा भी इस बात का एहसास नहीं है कि वो इंसान है भी या नहीं है, क्योंकि ये व्यवस्था अगर है तो फिर इसे व्यवस्था नहीं कहा जा सकता, इसे मरा हुआ सिस्टम कहते हैं। क्या बात हो गई थी? ये कोई अच्छा, आपको एम्बुलेंस नहीं मिली है? हाँ, ना मिली। कितनी देर के आए हो आप? आधा घंटा करीब। और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर देते हैं, कांग्रेस नेता करुणा शुक्ला का कोरोना की वजह से निधन हो गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, करुणा शुक्ला कांग्रेस नेता, कोविड की वजह से उनका निधन हो गया है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी थी करुणा शुक्ला, उनका निधन हो गया। रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और देर रात उन्होंने आखिरी सांस ली। एक और जिंदगी छीन ली है कोविड ने, कोरोना ने। और वाराणसी की बात करते हैं। कोरोना से जान गंवाने वालों का मुफ्त अंतिम संस्कार होगा। नगर निगम ने अंतिम संस्कार के लिए कोई भी पैसा न लेने का ऐलान किया है। नगर निगम हेल्प डेस्क पर कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट दिखानी होगी और अस्पताल से जारी प्रमाण पत्र से भी फ्री में अंतिम संस्कार होगा। व्यवस्था को सुचारू करने के लिए सभी अस्पतालों को प्रोफार्मा भेज दिया गया है। और नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश, आगरा की बात कर लीजिए, बिना ऑक्सीजन के लोग मर रहे हैं। फिरोजाबाद की बात कर लीजिए, ऑक्सीजन के बिना मरेंगे भी और बाइक से शव ले जाना पड़ेगा। लखनऊ की क्या स्थिति वो भी सबके सामने है और वाराणसी की क्या स्थिति आप लगातार बता भी रहे हैं। ये नगर निगम ने जो फैसला लिया है, कम से कम मरने के बाद थोड़ी राहत मिल जाएगी, जीते जी तो नहीं मिल रही। निश्चित तौर पे अवधेश, ये कहना गलत नहीं होगा कि नगर निगम का ये फैसला कहीं ना कहीं उचित है। उचित इसलिए है कि जीते जी तो जो व्यवस्था है अव्यवस्था में तब्दील है। लोग बेड के लिए तरस रहे हैं और इसके बाद भी बेड नहीं मिल रहा है। अगर बेड मिल भी गया तो मुंह खोलकर, जो प्राइवेट अस्पताल है, मुंह खोलकर खड़े हैं कि कैसे सामने वाले मरीज से पैसे ऐंठ लिए जाए। ये स्थिति है बनारस में इस वक्त और ऐसे में नगर निगम का ये जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं सफल साबित होगा। सफल इसलिए आपको बता दें अवधेश कि कई बार ऐसी सूचनाएं आई कि जब लोग अंतिम संस्कार कराने के लिए जो घाट है वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर भी उनसे पैसे के लेन देन में हुज्जत की जाती है, उनसे पैसे ज़्यादा लिए जा रहे थे। लगातार ऐसी शिकायतें आ रही थी और इन शिकायतों के बाद अब नगर निगम ने ये फैसला लिया है कि जो कोविड के जो मृत हैं उनका अंतिम संस्कार मुफ्त में किया जाएगा। जो अस्पताल हैं वो इसका एक सर्टिफिकेट दें, कोविड की रिपोर्ट लगा दे जो पीड़ित लोग हैं और इसके बाद नगर निगम हेल्प डेस्क से सूचना चली जाएगी और उनका अंतिम संस्कार मुफ्त में किया जाएगा। तो ऐसे प्रयास की ज़रूरत है अवधेश। आपको बता दें, सिर्फ और सिर्फ इसी क्षेत्र में नहीं,
बल्कि जो इलाज का क्षेत्र है उसमें भी ऐसे प्रयास की जरूरत है। अब देखना ये होगा कि क्या प्रशासन का कोई अगला कदम भी जनता के लिए सफल बिल्कुल इस होता कदम है। की सराहना हो रही है, जनता लेकिन जूझ एक रही सवाल ये है कि जनता अंतिम जूझ रही है। संस्कार फ्री में, लेकिन दवाइयां महंगी, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं तो बहुत महंगे मिल रहे हैं, स्थितियां बेहद खराब है। नितिन आपका बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। लेकिन विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपके पास हम लौटेंगे। तो एक तरफ जहां ऑक्सीजन न मिलने की वजह से चारों तरफ त्राही मची हुई थी, बिना ऑक्सीजन के लोग दम तोड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव के अथक प्रयास पर शासन ने रायबरेली को 3 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन मुहैया करवाकर थोड़ी राहत दी है। एआरटीओ प्रशासन और खाकी के साय में देर रात लिक्विड ऑक्सीजन से भरा हुआ ट्रक गंगागंज स्थित ऑक्सीजन प्लांट पर पहुंचा। इसके बाद प्लांट के मालिक ने 3 से 4 दिन में बैकअप का दावा किया। अभी हमारे यहाँ लिक्विड ऑक्सीजन आया है क्रायोजेनिक टैंक में, जो कि हमारा रॉ मटेरियल है। इसके थ्रू हमने लिक्विड अपने टैंक में डीस्टफ कर लिया है और इसके बाद इस लिक्विड से हम अब गैस का प्रोडक्शन करेंगे। मतलब कितने सिलेंडर से फिर सर लगभग अराउंड बड़े सिलेंडर 300 और छोटे करीब 700 के आसपास। ये हमारा इतने मैट्रिक टन में हमारा इतना उत्पादन हो पाएगा, जिससे कि हमारे अगले 2-3 दिन 4 दिन हम इससे मैनेज कर सकते हैं। तो रायबरेली में राहत पहुंची है और ऑक्सीजन का एक टैंकर भेजा गया है और ये जो टैंकर है ये लगभग 3 से 4 दिन तक की राहत दे देगा। जो बड़े सिलेंडर हैं इनको जंबो सिलेंडर बोला जाता है, वो 300 और छोटे सिलेंडर 700 ऑक्सीजन बन पाएंगे और 3 से 4 दिन का जो बैकअप है वो रायबरेली के पास आ गया है। और बड़ी खबर लखनऊ से है। अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाओं की कमी के बाद अब डॉक्टर्स का संकट आ गया है। केजीएमयू, लोहिया संस्थान, बलरामपुर अस्पताल, इंटीग्रल अस्पताल और लोक बंधु अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी हो गई है। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के कोरोना से संक्रमित होने के चलते ये नया संकट पैदा हो रहा है। केजीएमयू में कोरोना की दूसरी लहर के बाद से 6 कर्मचारी और 1 फैकल्टी और 1 रेजिडेंट की मौत भी हो चुकी है। केजीएमयू में 600 से ज्यादा डॉक्टर और स्टाफ के सदस्य संक्रमित हुए हैं। बलरामपुर में 40 से अधिक डॉक्टर और 100 से अधिक स्टाफ के लोग संक्रमण की जद में आ चुके हैं और यही वजह है कि ये जो संक्रमण बढ़ रहा है इससे डॉक्टर्स की कमी होती जा रही है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी हो रही है। लोक बंधु अस्पताल में आज डॉक्टर समेत 50 स्टाफ के सदस्य को कोरोना हुआ है। लोक बंधु में लैब टेक्नीशियन और रेडियोलॉजी विभाग के कर्मचारी के भरोसे ही पूरा इलाज चल रहा है। और विवेक हमारे साथ लगातार लखनऊ से बने हुए। विवेक, सरकार कोशिश कर रही है लेकिन मुसीबतें एक के बाद एक आ रही हैं। अगर जो थोड़ी बहुत कोशिश हो भी रही है वो संक्रमण की वजह से मुश्किल में पड़ रही है। जी अवधेश, देखिए स्थितियां खराब तो हैं ही यहाँ लखनऊ में। पहले अस्पतालों में भर्ती नहीं हो रही थी मरीजों की, उसमें कुछ सुधार हुआ, ज़रा सा मामूली ही सुधार हुआ, लेकिन थोड़ा सा हुआ है। अब अस्पताल में बेड मिल रहे हैं, हालांकि ज़्यादातर लोग भटक रहे हैं, अभी भी निजी अस्पतालों में भी भटक रहे हैं। जब अस्पताल में थोड़ी सी व्यवस्था सुधरी तो ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की व्यवस्था सुधारी गई तो रेमडेसिविर इंजेक्शन और फेविफ्लुइड जैसी दवाओं की कमी हो गई। तो एक के बाद एक संकट लखनऊ पर बरकरार है। अब डॉक्टर की भी कमी हो गई है और स्थितियाँ ये हैं कि आसपास के जनपदों से डॉक्टरों को यहाँ बुलाकर उनसे उपचार कराया जा रहा है। कोविड पेशेंट भर्ती हैं। देखिए जिस तरह से अस्पतालों में बेड बढ़ाने की बात कही जा रही थी, ये मुद्दा पहले भी उठा था कि जो डॉक्टर हैं और जो पैरामेडिकल स्टाफ है, वार्ड बॉय हैं, नर्स हैं, वो तो है ही नहीं। बेड बढ़ाने से क्या होगा अगर डॉक्टर और स्टाफ नहीं है? वही स्थितियाँ अब और विकराल रूप ले रही हैं क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना संक्रमित हो गया है। अगर बलरामपुर की अस्पताल की बात करें तो वहाँ पर करीब 40 डॉक्टर ऐसे हैं जो संक्रमित हैं। लेकिन विवेक, सवाल है कि क्या इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है? अब 600 संक्रमित हैं अगर और दूसरे जिलों से बुलाए जा रहे हैं, यानी कि दूसरे जिलों में तो फिर संकट पैदा होगा। तो ऐसे में क्या परमानेंट सॉल्यूशन पर विचार किया गया है टीम 11 की बैठक में या दूसरी चर्चाओं में या नहीं? जी देखिए राजीव, अभी बैठक होने वाली है मुख्यमंत्री की, उसमें ये मुद्दा ज़रूर उठेगा कि अस्पतालों में अगर हम व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहे हैं तो वो कैसे करेंगे, उसकी मॉनिटरिंग जो पिछले निर्देश दिए गए थे उसकी मॉनिटरिंग भी कैसे करेंगे और जो होम आइसोलेशन में है उनको कैसे सुविधा देंगे। इसके अलावा जो डॉक्टर की कमी हो रही है, संक्रमित हो रहे हैं ज़्यादातर डॉक्टर, उस पर भी विचार किया जाएगा। अभी ऐसे जनपदों से डॉक्टरों को बुलाया गया है जहां पर कोरोना संक्रमण की रफ्तार थोड़ी कम है, दर धीमी है, तो वहाँ के डॉक्टर आए, लेकिन वो इतने सक्षम नहीं हैं। वो छोटे अस्पतालों के डॉक्टर हैं, जो जिला अस्पताल हैं वहाँ पर जो नए डॉक्टर हैं उनको बुलाया गया है
इसके अलावा और व्यवस्थाएं प्राइवेट डॉक्टरों की भी मदद ली जा रही है। अभी है, जो बता रहे हैं कि बलरामपुर प्राइवेट की स्थिति है डॉक्टर्स और की भी केजीएमयू मदद ली जा में रही है। देखिए 10,000 के आसपास स्टाफ है। जी विवेक, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। 600 से ज्यादा स्टाफ का संक्रमित हो जाना, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना चरमरा चुका है ये सिस्टम, भीतर से भी और बाहर से तो आपको नजर आ ही रहा होगा। आगे बढ़ रहे हैं, हरिद्वार में आज कुंभ का आखिरी शाही स्नान है। कोरोना की वजह से सिर्फ प्रतीकात्मक होगा ये शाही स्नान और आज शाही स्नान में भीड़ नहीं दिखाई देगी, ऐसा दावा है। कोविड गाइडलाइंस का पालन होगा, यह भी दावा किया गया है कि साधु संत कोविड नियमों का पालन करेंगे। हालांकि इससे पहले जो शाही स्नान हुए वहां पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं विशेष तौर पर कोविड गाइडलाइंस का पालन करवाने की दिखी नहीं। प्रशासनिक इंतजाम उस तरह के थे नहीं कि गाइडलाइंस का पालन हो सके। यहां तक कि सुबह से भी जो तस्वीरें आ रही हैं, घाट पर जो आम लोग स्नान कर रहे हैं या स्नान करके जो बाहर निकल रहे हैं, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का अभी भी पालन नहीं हो पा रहा है। हरिद्वार उन जिलों में से एक है जो सबसे ज्यादा प्रभावित है उत्तराखंड में। देहरादून और हरिद्वार सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में से एक है। सबसे ज्यादा केसेस जो आ रहे हैं देहरादून और हरिद्वार से आ रहे हैं। और उसके बाद आज प्रतीकात्मक होगा शाही स्नान, आखिरी शाही स्नान। लेकिन साधु संतों ने कहा कि हम अपनी तरफ से पूरे प्रयास करेंगे। जो शोभा यात्रा निकलती है जिसमें बड़ी संख्या में साधु संत होते हैं, तमाम तरह के जो कर्तव्य है वो दिखाए जाते हैं, अखाड़े होते हैं, तो उस तरह की व्यवस्थाएं बताया जा रहा है कि इस बार नहीं होगी। और सबसे अहम बात यह है कि जानकारी यह भी मिल रही है कि जो 7 सन्यासी अखाड़े हैं वो तो प्रतीकात्मक स्नान करेंगे, लेकिन बैरागी अखाड़े प्रतीकात्मक स्नान नहीं करेंगे, क्योंकि हनुमान उनके इष्ट देव है और हनुमान जयंती उनके लिए सबसे बड़ा पर्व होता है। और हरिद्वार कुंभ में सबसे महत्वपूर्ण स्नान हनुमान जयंती वाला बैरागियों के लिए ही होता है। पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, कितने बजे से अखाड़ों का स्नान शुरू हो जाएगा? क्या कुछ वहां पर इस वक्त तस्वीरें हैं? रौनक है शाही स्नान वाली या गायब है? बिल्कुल, अब देखिए पूरी तैयारियां हो गई हैं। थोड़ी देर पहले ही यहाँ तमाम जो आम श्रद्धालु थे उनके स्नान की व्यवस्था चल रही थी, लेकिन अभी पूरे प्रांगण को देखिए खाली कर दिया गया है। ये आप देख रहे हैं किस तरह से जो पिछला महर्षि पौड़ी का स्थान है, ये पूरी तरह से जो आम श्रद्धालु के लिए स्नान के लिए व्यवस्था की गई थी वो खाली कर दिया गया है। यानी कि अखाड़ों के आने का सिलसिला अब तक कुछ देर बाद ही शुरू हो जाएगा। पहले निरंजन अखाड़ा यहाँ पहुंचने वाला है, वो अभी रास्ते में है और ये प्रतीकात्मक तौर पर स्नान हो रहा है। 100 संत है मात्र, 10 से 15 गाड़ियां ही आ रही हैं और जो पहले बैंड बाजे और शाही अंदाज में हाथी घोड़ों के साथ संत चलते थे वो आज स्थिति नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि एक जो शाही स्नान की जो पहले व्यवस्था की गई थी, जिस तरह से पहले शाही स्नान हुए हैं, तमाम शाही अंदाज में लोग यहाँ आते थे, संत शाही स्नान करते थे, लेकिन अभी फिलहाल बिल्कुल सांकेतिक तौर पर आ रहे हैं। और यहाँ देख रहे हैं हरकी पौड़ी पे पूरे प्रांगण को खाली कर दिया गया है। आम श्रद्धालु यहाँ स्नान नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ देर बाद ही श्रद्धालुओं के बाद अब जो वो है संत है उनके आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सबसे पहले निरंजन अखाड़े के स्नान करेंगे, उनके साथ आनंद अखाड़ा होगा। उसके बाद जो जूना अखाड़ा है, अग्नि अखाड़ा है, आवाहन अखाड़ा है, वो स्नान करेंगे। उसके बाद महानिर्माण आएगा, फिर बैरागियों का स्नान शुरू होगा। बैरागी के लिए देखिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हनुमान जयंती पर बैरागी सबसे ज्यादा स्नान करते हैं, उनकी संख्या कुछ ज्यादा रहने की उम्मीद है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह आह्वान किया था कि प्रतीकात्मक तौर पर ही संत यहाँ स्नान करें, उसके बाद संतों ने ये बात स्वीकारी है और वो खुद ही कम संख्या में यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले जो सन्यासी अखाड़े हैं वो यहाँ पहुंचेंगे, उनके साथ तकरीबन 80 से 100 संत मौजूद हैं और एक प्रतीकात्मक तौर पर वो सड़क से आ रहे हैं। रूट डाइवर्ट नहीं किया गया, किसी तरह की कोई बड़ी व्यवस्था नहीं की गई है। ये कह सकते हैं कि जो शाही स्नान की रौनक होनी चाहिए थी वो रौनक नहीं है। कोविड की वजह से सब कुछ खत्म हो गया है, पूरी तरह से स्थितियां अब हाथ में नहीं है। लेकिन नजर बनाए रखें अपडेट्स के लिए मॉर्निंग एडिशन। और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख करते हैं जो व्यवस्थाओं की पोल खोलने वाली है। लखनऊ से बड़ी खबर है। बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने सीएम को खत लिखा है और कोविड मरीजों के इलाज न होने पर खत लिखा उन्होंने लिखा है कि अस्पताल में बेड खाली होने के बावजूद इलाज नहीं मिल रहा। इलाज के अभाव में मरीजों की मौत पर केस दर्ज करने की मांग की है उन्होंने। सांसद ने केजीएमयू और बलरामपुर अस्पताल का जिक्र किया है। केजीएमयू कुलपति के छुट्टी पर जाने पर भी सवाल उन्होंने उठाए हैं। इससे पहले दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ने एक पत्र लिखा था। अब सांसद कौशल किशोर भी पत्र लिख रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि व्यवस्थाएं कैसे और कब सुधरेंगी। लखनऊ से खबर, व्यापार मंडल ने 15 दिन के पूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग की है। व्यापार मंडल की तरफ से कमेटी की वर्चुअल बैठक में ये मांग उठाई गई। ये कहा गया जरूरी सामान की खरीद फरोख्त के लिए भी टाइमिंग फिक्स करने की मांग की गई है और सरकार नहीं लगाएगी लॉकडाउन तो व्यापारी खुद ही दुकानें बंद करेंगे।